नमस्कार मित्रों, आप सबका माय एजू मित्र टॉक सीरीज में स्वागत है। आप सभी जानते हैं, माय एजू मित्र टॉक सीरीज में हम स्टूडेंट और पेरेंट्स को गाइड करने के लिए आज के टाइम में एजुकेशन फील्ड में जो नए नए ट्रेंड आ रहे हैं उसके बारे में सबको जानकारी देने के लिए हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है माय एजू मित्र टॉक सीरीज, उसमें एजुकेशन से जुड़े लोग हमारे साथ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करते हैं, जिससे स्टूडेंट और पेरेंट्स को एक सही दिशा मिलती है। वैसे ही एक एजुकेशनलिस्ट और मेंटर मिस्टर भाविक भट्ट हमारे साथ है। भाविक सर, माय एजू मित्र टॉक सीरीज में आपका स्वागत है। भाविक सर 25 सालों से बड़ौदा में बीबीए, बीकॉम, एचएससी, एमकॉम और प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि सीए, सीएमए में पढ़ाते हैं। उन्होंने खुद एमफिल किया है, पीएचडी वो अभी कर रहे हैं। साथ में उन्होंने अभी तक 20,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ाए हैं। आज उनके जो सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस मैथ्स, वो सब्जेक्ट में वो खुद गुजरात के एक लीडिंग पब्लिशर भी है और साथ में डिफरेंट बड़ौदा की 10 स्कूल में वो एज ए मेंटर भी, एज ए टीचर मेंटर भी जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। ऐसे ही एक एजुकेशनलिस्ट एक्सपर्ट मिस्टर भाविक भट्ट हमारे साथ है। भाविक सर, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। भाविक सर, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आज के समय में एक कॉमर्स स्ट्रीम है, वो कितनी इम्पोर्टेंट है? सर, सबसे पहले तो आपके क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको कि एजू मित्र का ये जो प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप लोगों ने मुझे यहाँ पर मेरे व्यूज़ जानने के लिए बुलाया और आपके माध्यम से मैं कई बच्चों और पेरेंट्स के साथ कनेक्ट कर पाऊँगा, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की और गर्वान्वित होने की बात है। तो पहले तो मैं आप सभी को एक धन्यवाद प्रकट करता हूँ। वेलकम सर। अभी हमारा जो क्वेश्चन है कि आपने जो पूछा कि भाई कॉमर्स स्ट्रीम आज के लिए कितनी रेलेवेंट है और बच्चों को कॉमर्स स्ट्रीम सिलेक्ट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, उसके रेफरेंस में कुछ हम बात करें तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि किसी भी स्टूडेंट को अप टू 10th तो उसको सब अलग अलग वेराइटीज ऑफ सब्जेक्ट कॉमनली ही पढ़ने हैं। 10th के बाद उसको सिलेक्शन करना होता है स्ट्रीम का। तो हो सकता है कि वो साइंस सिलेक्ट करे, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स हम बोल सकते हैं, या कोई डिप्लोमा कोर्स कर सकता है। तो ये चार में से देखो, पढ़ाई स्टॉप करना वो तो ऑप्शन है ही नहीं, ऐसा मान के चलो आज के समय में। ये चार में से कहाँ उसको जाना चाहिए, तो ये कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि उसकी एबिलिटी क्या है, कितने टाइम तक वो आगे पढ़ाई कर सकता है, फैमिली सिचुएशन क्या है, अपने आप में उसको कौन से सब्जेक्ट में स्ट्रेन ज़्यादा है, या उसकी स्किल सेट किस तरीके की है, उसका फैमिली बैकग्राउंड और उसके साथ कौन से ऑप्शन है। जैसे कोई मान लो कि डॉक्टर का फैमिली है और ज़्यादातर फैमिली मेंबर्स डॉक्टर है और उसका सेटअप भी सही है, तो बच्चे यही चाहेंगे उनके फैमिली में कि वो भी डॉक्टर बन के हमारा बिजनेस आगे बढ़ाए और जनता की सेवा करे। तो डिपेंड करता है कि लॉयर का फैमिली है, कई सारे लोग लॉयर ही है अपने फैमिली में, तो चाहेंगे कि भाई ये बच्चा भी आगे जाके लॉयर बने ताकि हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी में थोड़ा वो आगे ले जाए। अब मतलब कई सारे फैक्टर्स है, लेकिन जब हम बात करें, क्योंकि हम बरसों से कॉमर्स में पढ़ा रहे हैं, तो जब हमने कॉमर्स पढ़ाना शुरू किया या जब हमने कॉमर्स पढ़ना शुरू किया वो दिन से शुरू करके आज की बात करें तो ये ड्रास्टिक चेंज है, दी चेंज हम बोल सकते हैं। आज के दौर में मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि
कॉमर्स एक स्ट्रीम नहीं है, लेकिन भविष्य के लिए और हमारे बिजनेस सेटअप को किसी भी एंगल से अच्छी तरीके से समझना हो, तो कॉमर्स हमें उसका फॉर्मल स्टडी प्रोवाइड करता है। तो ये और दुनिया में हर एक बंदे को कॉमर्शियल एक्टिविटी करनी ही पड़ती है, कहीं भी करें। तो उसका फॉर्मल स्टडी हो जाए तो अच्छा है। और आज के दौर में बहुत सारे एवेन्यूज ऑप्शंस निकले हैं, जो पहले ऐसा था कि कॉमर्स के लिए ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। हालांकि पहले थे, लेकिन जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी पिछले कुछ वर्षों में बढ़ चुकी है, अब जाके काफ़ी सारे ऑप्शंस डेवलप हुए हैं। जैसे हमारे ज़माने में एक तरीके से ऐसा माना जाता था कि भाई 10th के रिजल्ट में कितने परसेंटेज है, तो वो एक यार्डस्टिक मान लेते थे कि भाई चलो बच्चे का 80% से ज़्यादा है तो उसको बोल दो भाई तू साइंस ले ले, 60 से 80 में है तो उसको बोल दो तू कॉमर्स ले ले, और 60 से कम है या 50 से कम है तो उसको बोल दो तू आर्ट्स ले ले। लेकिन ये सेगमेंशन, ये जो बाइफर्केशन करते थे, ये बहुत गलत था। और आज मैं जो पढ़ा रहा हूँ तो मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं कि जो 95-97% लेके बैठे हैं 10th स्टैंडर्ड में, और वो ह्यूमैनिटीज सिलेक्ट कर रहे हैं, आर्ट सिलेक्ट कर रहे हैं। ओह! और ऐसे भी मैंने बच्चे देखे हैं कि जो लोग 60-70% भी लेके आते हैं, लेकिन फिर भी वो इंजीनियरिंग के लिए साइंस में जाते हैं। और हो सकता है कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं कि हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि जो बहुत अच्छी पढ़ाई में है, बहुत अच्छा काम कर सकता है, वो कॉमर्स स्ट्रीम में भी अच्छा ही काम करेगा, वो हम गारंटी से बोल सकते हैं। और जो मीडियोकर है वो भी। और कॉमर्स स्ट्रीम का सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो ये है कि कोई अपनी लाइफ का 1 साल, पूरी लाइफ डिसाइड नहीं करता है। करेक्ट। हर साल अपने आप को करेक्ट करने का इंसान को मौका मिलता है। तो आज के दौर में कॉमर्स एक लाइफस्टाइल भी है, और समझ के चलो तो हर एक बंदे को कॉमर्स सीखना ज़रूरी भी है। फिर वो फॉर्मल वे से पढ़ाई करके जाए या इनफॉर्मल वे से पढ़े, ये मेरा कहना है। तो आपका कहने का मतलब है कॉमर्स एक सब्जेक्ट नहीं, फ्यूचर अर्निंग माइंडसेट है। बिल्कुल सही बात है, यही है। हम ये कह सकते हैं आज। सर, आज जो स्टूडेंट 10th पास कर चुके हैं, वो बच्चे और वो पेरेंट्स का एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि हम कौन सी स्ट्रीम चुने, साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले। आप क्या कहेंगे सर? देखो, अभी मैंने आपको बताया कि ऐसा कुछ यार्डस्टिक फिक्स नहीं कर सकते। बच्चे का इंटरेस्ट, उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसकी स्ट्रेंथ, और आगे जाके वो कहाँ अपने आप को देखना चाहता है और किस तरीके का लाइफस्टाइल वो मैनेज करना चाहता है, वो सब देख के हम डिसाइड करेंगे। हालांकि कॉमर्स स्ट्रीम के लिए हम ये बोल सकते हैं कि कोई बच्चा बहुत मेहनती है और उसका इंटेलेक्ट लेवल भी बहुत अच्छा है, तो साइंस स्ट्रीम में सक्सेस होने के चांसेस से कॉमर्स स्ट्रीम में सक्सेस होने का चांस ज्यादा है। मैं इस तरीके से बोलूंगा कि मान लो कि इंटेलेक्ट लेवल बहुत अच्छा है, ऐसे 100 लोग हैं, तो हो सकता है कि ये 100 लोग साइंस स्ट्रीम में है, 100 में से मान लो 80 लोग साइंस स्ट्रीम में है और 20 कॉमर्स स्ट्रीम में गए, तो वहां 80 में से 8 बनना जो कंपटीशन है, यहाँ 20 में से 15 बनना, ये कंपटीशन कम है। तो अच्छा लेवल है उसका पढ़ाई का, समझ शक्ति भी अच्छी है और मेहनत करने की पूरी तैयारी है। तो साइंस में जितनी मेहनत है उससे 50% भी मेहनत वो कॉमर्स में कर ले तो उसका लाइफ बन जाएगा। मान लो उसको बिजनेसमैन बनना है या फिर कोई प्रोफेशनल जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट बनना है, या इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, पोर्टफोलियो एनालिस्ट बनना है, ये सभी के लिए मान लो कि उसको जो काम करना है वो लेवल का काम जो साइंस में बच्चा 1 साल में कर रहा है, वो मेहनत उसको पूरे 10 साल में करनी है। और हाँ, इंटेंसिटी मेंटेन करके रखनी है।
तो बच्चा साइंस के बदले कॉमर्स में थोड़ा ज़्यादा आगे जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कई बच्चों को देखने के बाद। फिर भी पेरेंट्स को फोर्स नहीं करना चाहिए कि कौन सी स्ट्रीम में बच्चा जाए, लेकिन प्रॉपर काउंसलिंग के बाद बच्चे की और पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी स्ट्रीम सिलेक्ट करना चाहिए। एक चीज ये है कि देखो, मैं तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ाता हूं, तो हमारे सिस्टम में एक होता है कि आप कोई डिसीजन लेते हो तो दो चीज होती है कि एक्शन 1 यस है और एक्शन 2 मान लो नो है, और उसके अगेंस्ट हो सकता है कि दो सिचुएशन है कि आपने यस किया, वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, और आपने नो किया, वो भी सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अब यस के अगेंस्ट में यस आया तो आपका डिसीजन सही है, यस के अगेंस्ट में नो आया तो आपका डिसीजन गलत हो गया, नो के अगेंस्ट में यस आया तो आपका डिसीजन सही है, सही नहीं है, सॉरी, और नो के अगेंस्ट नो आया तो आपका डिसीजन सही है। तो दो जगह पर एरर होती है, आपका एक्शन यस है और अगेंस्ट जो इवेंट है वो नो है। इसका मतलब कि आपने किसी चीज को यस किया है, किसी एक्टिविटी के लिए आप पॉजिटिव हो, लेकिन सिचुएशन आपकी अगेंस्ट है, तो आपका डिसीजन गलत है। आपने किसी सिचुएशन के लिए नो बोला है, मतलब आप डिसीजन नहीं ले रहे हो वो, और उसके अगेंस्ट ये लेना चाहिए था और आपने नहीं लिया, तो ये भी एक एरर है। दोनों जगह पर एरर है। तो दोनों गलतियां तो है, लेकिन बड़ा मॉन्स्टर कौन सा है? तो हम बोल सकते हैं कि जो चीज हमें करनी चाहिए थी वो हम नहीं कर पाए, वो गलत नहीं है। हाँ, गलत तो है लेकिन उतना गलत नहीं है। लेकिन जो नहीं करनी थी वो कर ली, तो वो बहुत बड़ा गलती है। तो मान लो कि हमें ये गलती का, कौन सी गलती हम करना चाहते हैं ये हम देखेंगे। तो 4 जो हमने बॉक्स बनाए उसमें से 2 बॉक्स सही है और 2 बॉक्स गलत है, लेकिन एक कम गलत है। तो हमें 3 बॉक्स का फायदा लेना है। तो आज के सीनियर में बोल सकता हूँ कि हाँ, कॉमर्स लेके एटलीस्ट वो लेवल हम अचीव कर सकते हैं। फिर गॉड इज ग्रेट, क्या होना है वो किसी को पता नहीं है सर। तो आपके कहने का मतलब ये है कि अगर गलत स्ट्रीम चुन ली तो सही मेहनत भी आपको रिजल्ट दे नहीं पाएगी। यस, बस तो ये स्ट्रीम आपको बहुत सोच समझ के बिल्कुल सिलेक्ट करनी हाँ, चाहिए। ये टाइप 2 एरर है हमारे लिए। सर ये बताइए, कॉमर्स लेने के बाद भी स्टूडेंट्स स्ट्रगल क्यों करते हैं? ये एक अच्छा सवाल है सर आपका, लेकिन इसको हम इस तरीके से नहीं देखेंगे कि कॉमर्स लेने के बाद क्यों स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि लाइफ में कोई भी स्ट्रीम लो, स्ट्रगल हर एक बंदा कर रहा है। करेक्ट, एग्री। दूसरा, कॉमर्स का जो मैंने आपको बताया था कि पहले जिस तरीके से कॉमर्स का इवोल्यूशन हुआ, जैसे कि मैंने बताया कि बस 20-25 साल पहले से इसी तरीके से कॉमर्स ले ले रहे थे बच्चे की कहीं भी, उस उनको मेंटरशिप करने वाले तो उससे भी पुराने थे। तो ये सेटअप में ये लगता है कि बच्चों को जिस तरीके से पढ़ाया जाता था कॉमर्स ओवर द पीरियड, ऐसा नहीं कि हर एक लोगों ने बराबर नहीं पढ़ा है, लेकिन जिस तरीके से जनरल मास डेवलप हुआ अभी तक, तो वो बच्चे कॉमर्स को, सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं करते थे। वो सिर्फ रट्टा मार के हुए बड़े होते थे। पूरी पढ़ाई इस तरीके से करते थे। जो इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर वो सब्जेक्ट का रियल लाइफ में जो एप्लीकेशन होना चाहिए, वो काम कुछ गिने चुने 2-4% लोग कर सकते थे वो लेवल की पढ़ाई करने के बाद। लेकिन आज के दौर में कॉमर्स के लिए अच्छे मेंटर्स अवेलेबल है, बहुत ही अच्छे टीचर्स और इन डेप्थ टीचिंग अवेलेबल है। और आज दुनिया ई कॉमर्स या आप बोल सकते हो आईटी या एआई ये दौर पे आ चुकी है। तो आज चीजों को समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम कोचिंग पर डिपेंड नहीं रहना है। करेक्ट। बच्चे को कई सोर्स ऑफ नॉलेज अवेलेबल है हमेशा।
पहले इतने नहीं थे जितने आज की दौर में है। दूसरा, वो जो पढ़ रहा है उसका रेलेवेंस कहाँ पर है, कितना है, वो सब भी उसको जानना है तो वो जान पाता है। ठीक से पढ़ाई करे, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, ऐसे जो बेस लेवल के सब्जेक्ट जो 11 से शुरू होते हैं बच्चों के लिए, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, ये अच्छी तरीके से बच्चा पढ़े और उसका एनालिटिकल माइंड और थोड़ा क्रिएटिव माइंड के साथ रहे। रट्टा तो बिल्कुल नहीं। कई स्टूडेंट्स को ये होता है कि सर एग्जाम के लिए तो हमें रट्टा ही मारना पड़ता है, तो मैं बोला ऐसा नहीं है। आजकल एग्जाम की पैटर्न भी ऐसी हो चुकी है कि रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट को आप समझ के इन डेप्थ जाके जितना अच्छी तरीके से काम करोगे तो बच्चे को उसकी प्रोफेशनल लाइफ में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बस यहीं से हम बोल सकते हैं कि भाई पढ़ाई ठीक से करो, बेस बहुत अच्छा करो, फिर आगे जाके आप जो भी कॉमर्स के अलग अलग ऑप्शंस आपके पास है पढ़ाई के लिए, बाद में शायद मैं डिस्कस करूंगा कि कौन से ऑप्शन है जिसकी हम डिस्कशन बाद में कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए मैं ये बोलूंगा कि बस इन डेप्थ पढ़ाई करो, अच्छी तरीके से समझो, अच्छे मेंटर सिलेक्ट करो, अच्छा कोचिंग या अच्छा स्कूल सिलेक्ट करो, और इन सब से ऊपर जरूरत के हिसाब से हमारे पास कई सारे ऑनलाइन लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स, अच्छे अच्छे मतलब इंडिया के नहीं वर्ल्ड के टॉप मेंटर्स के लेक्चर्स भी अवेलेबल है। और कहीं कुछ समझ में नहीं आए तो एआई ऐसे टूल भी है जिसका हम यूज कर सकते हैं करेक्ट। अच्छी तरीके से। तो आज के दौर में ये दिक्कत मैं नहीं मानता कि आने वाले सालों में बच्चे या कोई भी फेस करेगा। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन अब आगे जाके इरेलेवेंट हो जाएगा। बात सही है। थैंक यू आपका कहने का मतलब है कॉमर्स में रटना नहीं, समझना जरूरी है। बिल्कुल सही। सर आपने पिछले क्वेश्चन का जब रिप्लाई किया तब मैं सुनता था आपने एक ऑनलाइन वर्ड यूज किया। सर कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए ये ऑनलाइन कोचिंग कितना इम्पोर्टेंट है? सर देखो, हमारी वहाँ पढ़ाई का तरीका गुरु शिष्य परंपरा जो चल रही है उसमें तो ऐसा ही था कि बच्चों को फिजिकली टीचर के पास जाना है और गुरु के साथ बैठ के पढ़ना है, पढ़ना भी है, डांट भी खानी है। ये सब हमारे सिस्टम में था और अभी भी है। ऑफलाइन कोचिंग का 100% रिप्लेसमेंट ऑनलाइन कोचिंग है ये हम नहीं बोल सकते, क्योंकि जब बच्चा पढ़ाई शुरू करता है तो वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से मतलब केजी से शुरू करता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, ये जैसे जैसे बढ़ते हुए आगे जाता है तो जो छोटी उम्र के बच्चे हैं उनको हम स्क्रीन पे बिठा के पढ़ाएं वो अच्छा नहीं है। इंटरपर्सनल स्किल डेवलप नहीं होती। वो बच्चों के साथ मिलजुल के वो थोड़ी मस्ती करके बड़ा होता है, टीचर की डांट खाता है, ये सब ये होना जरूरी है। करेक्ट। लेकिन कॉमर्स का स्टडी जो है वो शुरू होता है मान लो कि 15 साल की एज होने के बाद, 15-16 साल की एज होने के बाद, क्योंकि 10th बच्चा क्लियर कर लेता है। टू सर्टेन एक्सटेंट थोड़ी मैच्योरिटी उसमें आ गई है। दूसरा, साइंस का स्टडी जो है उसमें लेबोरेटरी में जाके प्रैक्टिकल करने होते हैं। करेक्ट। अब वो प्रैक्टिकल खुद ही करने हो और किसी टीचर की या मेंटर की निगरानी में करे, सुपरविजन करे, वो बहुत जरूरी है। अब होता क्या है कि उसके लिए हम उसको वो हाँ थियोरेटिकल पार्ट जो होगा साइंस में वो ऑनलाइन पढ़ सकेगा, लेकिन कंपल्सन है कि भाई लेबोरेटरी में जो काम करना है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो लेनी है, जो प्रैक्टिकल प्रेजेंट करने हैं, वो ऑफलाइन ही चलेगा। लेकिन कॉमर्स के सब्जेक्ट में जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन करना आसान है। हाँ, कुछ शर्तें हैं। जैसे कि ऑनलाइन स्टडी में दो तरीके का सेटअप रहता है। एक होता है कि हम बहुत अच्छे प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स के अलग अलग टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर्स बना दे और वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम बच्चों को दे दे कि भाई ये टॉपिक के लिए इंडिया का या इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज पर्सन जो है, ये लेक्चरर या प्रोफेसर है, उसने बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिया है, वो ये है।
और ऐसे 4-5 हर टॉपिक के 10-15 अच्छे-अच्छे हमें वीडियोस मिल जाते हैं। यूट्यूब पर फ्री भी मिल सकते हैं। या रिकॉर्डेड लेक्चर्स का सीरीज हम उसको दे दें। करेक्ट। अब होता क्या है कि ये जो लेक्चरर ने रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिए, बच्चों के पास वो है, मान लो पेन ड्राइव है या उसने किसी प्लेटफॉर्म पर साइन अप करके रखा हुआ है, वहां उसको मिल रहे हैं, नॉमिनल फीस के साथ मिलता है। लेकिन उसमें जो पेस है, बहुत अच्छे टीचर भी है, लेकिन सामने जो स्टूडेंट है उसका पेस और टीचर का पेस मैच करना चाहिए। स्टूडेंट को डाउट है तो वो इंटरेक्शन जो होना चाहिए, इंटरेक्टिव लर्निंग कब होगी? जब सामने टीचर होगा। तो सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं करता, करेक्ट। लेकिन लाइव लेक्चर्स कंडक्ट कर सकते हैं और लाइव लेक्चर्स का रिकॉर्डिंग हो सकता है। तो इस तरीके का कुछ हाइब्रिड मॉडल बने कि लाइव लेक्चर कंडक्ट हो और दूसरा कि एक रिकॉर्डेड लेक्चर एक टॉपिक का मान लो मैंने बना दिया, मान लो मैंने खुद पढ़ाया किसी टॉपिक का रिकॉर्डेड लेक्चर और उसके लिए 20-25 एमसीक्यूज हमने सॉल्व किए। एक एग्जाम के बाद 2-3 ऐसे एमसीक्यूज आए जो बहुत अच्छे थे, तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर को एडिट करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली अपडेट करना पड़ेगा। और जब अपडेट होगा तो हो सकता है कि यह अपडेटेड वर्जन फिर से वो बच्चे ने ना देखा हो। लेकिन लाइव क्लासेस होगा तो हर साल के लिए, मान लो 25-26 के लिए जो लेक्चर है, वही लेक्चर 26-27 के लिए सेम टू सेम रेलेवेंट नहीं होते, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करना पड़ता है। रहता है। तो ऑनलाइन सेशन लाइव रहेगा तो हर साल के लिए, हर एकेडमिक के लिए या हर एग्जाम के लिए बच्चे को हम सेपरेटली प्रिपेयर कर पाएंगे। और लाइव का रिकॉर्डिंग भी है तो वो भी हम बच्चों को दे सकते हैं। दूसरा एडवांटेज ये है कि यहाँ बच्चे को ऑनलाइन में एक एडवांटेज है कि बच्चा अपनी पेस के हिसाब से वो लेक्चर देख सकता है। दूसरा, उसको कहीं आना जाना नहीं है, अपने टाइम के हिसाब से वो देख सकता है। हो सकता है कि स्कूल में छुट्टी उसकी हो गई, फैमिली फंक्शन या किसी और वजह से, तो वो जो स्कूल में पढ़ाएगा उसका मिस हुआ है, वो नोट तो कर लेगा लेकिन टीचर का लेक्चर वो नहीं सुन पाएगा। तो ये यहाँ हो गया। करेक्ट। लेकिन एक जिम्मेदारी बच्चे की होती है कि उसको सिंसियर रहना है। डेली लाइव लेक्चर हो सके तो मिस किए बिना डेली बेस पर फिर उसका जो होमवर्क देते उसको कंप्लीट करो। डाउट सेशन जो हो तो उसका भी यूटिलाइज करो। मतलब अपने लेवल पर उसका खुद का सिंसियरिटी होना जरूरी है, क्योंकि टीचर जैसे ऑफलाइन में जिस तरीके से बच्चों को बोलते हैं कि भी पढ़ो या मेंटरशिप देते हैं कंटिन्यूअसली, हम बोल सकते हैं कि स्पून फीडिंग भी करते हैं, वो हो सकता है कि लाइव में ना हो। लेकिन ऑनलाइन लाइव सेटअप में थोड़ा बहुत ये चीज ऐड हो जाए कि भाई उनको अपना होमवर्क अपलोड करना है, नहीं करेंगे तो नेक्स्ट सेशन 2-3 सेशन के बाद उनको बोल देंगे कि भाई तुम्हारा जो व्यूअरशिप है या जो भी आपका सेशन है वो आपके लिए 1-2 दिन के लिए बंद रहेगा, ये काम करके आओ। ऐसा कुछ सेटअप बने तो हो सकता है कि ऑफलाइन का 100% नहीं लेकिन 70, 80, 90% तक ऑनलाइन हो जाए। ऑनलाइन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि ये इकोनॉमिकल है। करेक्ट, एग्रीड। और देखो, बड़ौदा, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलोर ऐसे सिटी में अच्छे-अच्छे प्रोफेसर्स अवेलेबल है और उनका एक्सेस भी है बच्चों को। लेकिन किसी रूरल एरिया में जाए, महाराष्ट्र के किसी गांव में जाए, गुजरात के किसी गांव में जाए, वहां जाके ये टीचर नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन ये अच्छे टीचर का टीचिंग का बेनिफिट इन बच्चों को भी मिल पाए पैन इंडिया, और वो भी इकोनॉमिकल वे से, तो ये एक वरदान है। मैं बोलूंगा कि एजुकेशन में ये बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है। Correct. ये सेटअप से सब जुड़ जाए तो मैं ये कहता हूं कि बच्चों को स्कूल में जाना है, ऑफलाइन कोचिंग तो लेना ही है, ट्रेनिंग तो लेना ही है, स्कूल लेवल पे जाके इंटरपर्सनल स्किल, उसको रिप्लेसमेंट में मैं ऑनलाइन नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो ऑनलाइन के एडवांटेज है वो मिस भी नहीं करने चाहिए।
तो एक हाइब्रिड मॉडल से काम चले तो बहुत अच्छा होगा। मैं आशा करता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट भी इसके बारे में कुछ ऐसा सेटअप डेवलप करने को प्रोत्साहित करे करेक्ट। तो अच्छा रहेगा, ये मेरा मानना है। बहुत बढ़िया। आपका कहने का मतलब है ऑनलाइन लर्निंग में स्टूडेंट का पूरा कंट्रोल होता है। वो अपने हिसाब से, अपने टाइम पे, अपनी समझने की स्पीड से, अपने पेरेंट्स के पैसे बचाते हुए बेस्ट एजुकेशन, जैसे आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से जहाँ एक कल्चर डेवलप हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम, हाँ, सिमिलरली स्टडी फ्रॉम स्टडी होम। फ्रॉम होम करेक्ट सर। और टीचर के लिए भी वर्क फ्रॉम होम हो गया। यस यस सर। आप ने जो कॉमर्स के बारे में, कॉमर्स स्ट्रीम का इतना इम्पोर्टेंस समझाया है, फिर भी मेरा एक क्वेश्चन है कि जो स्टूडेंट कॉमर्स स्ट्रीम लेते हैं वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? हाँ सर, देखो, बच्चे हैं, गलतियां करेंगे करेंगे, लेकिन उनको पता चले कि ये गलती जो है वो कहाँ कहाँ कॉज कर सकती है तो उसको सुधार सकते हैं। पहले देखते हैं कि गलती क्या है। देखो, मैं बच्चों को हमेशा ये बोलता हूँ, वेरी फर्स्ट इंटरेक्शन जब मेरा होता है बच्चों के साथ, जब वो कॉमर्स सिलेक्ट करने के बाद पहली बार मुझे मिले, तो मैं उनको एक फॉर्मूला देता हूँ जिसको बोलते हैं RRR फॉर्मूला। तो बच्चे बोलते हैं कि ये क्या है सर, RRR क्या है? तो मतलब आर का मतलब होता है रेगुलर, दूसरा भी आर है उसका मतलब है रेगुलर, और तीसरा आर है उसका मतलब भी है रेगुलर। मतलब हम उसको बोलते हैं कि रेगुलर रेगुलर रेगुलर। पहला जो है रेगुलर, उसका मतलब है रेगुलर अटेंडेंस। रेगुलर अटेंडेंस का मतलब है कि वो जहीं से भी पढ़ाई कर रहा है, कोई भी टीचर, इंस्टीट्यूट, स्कूल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पर भी है, वो रेगुलरली वो चीज पढ़े, अटेंड करे, समझे। तो टीचर के साथ उसका रेगुलर कम्युनिकेशन रहना चाहिए, क्लासरूम में या वर्चुअल रूम में, जो भी है। तो एक है पहला रेगुलर मत का मतलब है रेगुलर अटेंडेंस। दूसरा रेगुलर है जिसको हम बोलते हैं रेगुलर होमवर्क। देखो, आज कुछ चीज बच्चे ने पढ़ी है, उसके रेलेवेंट कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, कुछ केस स्टडीज, कुछ टॉपिक का मान लो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ऐसा सब्जेक्ट है जो बिजनेस मैथमेटिक्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स या अकाउंटेंसी, तो वो टॉपिक जो पढ़ा हुआ है उसके रेलेवेंट कुछ एक दो क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिकल दो तीन क्वेश्चन होंगे, उसको घर पे जाके प्रैक्टिस करनी है। होमवर्क का मतलब ये नहीं कि टीचर ने बोला कि ये होमवर्क करके लाओ और वो उसने खत्म कर दिया, ऐसा नहीं। होमवर्क मतलब ये होता है कि जो हमने पढ़ा हुआ है उसका घर पे जाके फिर से एक बार प्रैक्टिस करो, उसको धीरे से लर्न अप करने की कोशिश जो करते तो वो अच्छी तरीके से करो। वो टाइम मान लो कि स्कूल में या अपने किसी इंस्टीट्यूट में या वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आपने 2-3 घंटे पढ़ाई की है, तो उसका 1/3, 3 घंटे पढ़ाई की है तो 1 घंटा घर पे सेल्फ स्टडी के लिए दो। तो ये है रेगुलर होमवर्क, और ये रेगुलर इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज का पढ़ा हुआ आज ही मास्टर कर ले तो वो याद रह जाता है। हमारी मेमोरी में ऐसा माना जाता है कि हम आज कुछ पढ़ते तो आज सबसे ज्यादा याद रहता है, और उसको उसी दिन ब्रशअप कर लेते तो वो फिक्स हो जाता है, लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। तो ये एक जरूरी है कि कॉन्सेप्ट लॉन्ग लास्ट हमारे दिमाग में हो जाए, उसके लिए उसका होमवर्क करना जरूरी है। तो रेगुलर अटेंडेंस हुआ, दूसरा आर मतलब रेगुलर होमवर्क हुआ, और तीसरा आर है रेगुलर टेस्ट। देखो, हमने कितना भी अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है, उसको रजिस्टर भी कर दिया मेरे दिमाग में, अब हमें इवेल्युएट भी करना पड़ेगा कि सही में वो कितना अच्छी तरीके से मैं समझ पाया हूं और सिचुएशन के अगेंस्ट उसको अप्लाई करने की कैपेसिटी में हूं या नहीं हूं। तो उसके लिए उसको टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट के आजकल बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल है। स्कूल में यूनिट टेस्ट होते हैं, पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, कोचिंग में भी एक्स्ट्रा टेस्ट होते हैं। टेस्ट अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग चैप्टर वाइज टेस्ट के रेडीमेड आप कहीं पर अप्लाई कर दो या कहीं सब्सक्रिप्शन कर दो तो पेपर्स भी आ जाते हैं, और उसको इवेल्युएट भी करवाना चाहिए अच्छी तरीके से, ताकि स्टूडेंट अपने आप को समझ पाए कि भी हाँ, मैं जो पढ़ा हूँ, मैं जो समझा हूँ उसमें उतना एक्सपर्टाइज है
या नहीं है कि अभी और भी कुछ एक्सपर्टाइज करने की ज़रूरत है या फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ 3 चीज़ स्टूडेंट फ़ॉलो करेगा, तो वो कभी तकलीफ में नहीं आएगा। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग हो जाएगा, रेगुलरिटी हर चीज़ में आएगी। तो ये एक 3 जो मिस्टेक तो छोड़ो, ये एक बड़ी मिस्टेक है कि ये तीनों काम जो करने हैं, वो पहले काम से डिस्टर्ब होता है तो उसका इम्पैक्ट दूसरे पे होता है। मतलब अटेंडेंस रेगुलर नहीं है, इसलिए होमवर्क भी रेगुलर नहीं है और इसलिए टेस्ट भी वो रेगुलर नहीं दे रहा है। तो ये ऑर्डर में उसको काम करना है, ये तीनों आर के। दूसरा कि उसको एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है, ये सोच बंद करनी चाहिए। क्योंकि जब आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो पूरी लाइफ के लिए, क्योंकि आप कॉमर्स को एज अ करियर सिलेक्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये हो कि आपको पूरी लाइफ इसके कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशनल करियर में अप्लाई करने हैं। अब एग्जाम में क्या होता है, वेटेज सिस्टम होती है। बोर्ड की एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, प्रोफेशनल कोर्सेज में भी कहीं ना कहीं वेटेज सिस्टम है हर जगह पर। तो बच्चे जो पढ़ाई करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम को कंसीडर करते हुए करते हैं। तो एग्जाम को कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम क्रैक करना भी एक स्ट्रेटेजी होती है। और हमें ऐसा नहीं कि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं करनी है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं करनी है। हमें फर्स्ट टाइम जब लर्निंग कर रहे हैं तो बच्चे को या किसी भी स्टूडेंट को पूरे डेप्थ में जाना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी टॉपिक की शुरुआत करो तो जीरो से मत करो, -1 से करो। तो ये लेवल से पढ़ाई करो पूरा। हाँ, एक बार आपने वो टॉपिक समझ लिया, फिर एग्ज़ाम के रेलेवेंस क्या है, वो हमारा रिवीज़न होता है। जब रिवीज़न कर रहे हैं, तब से हमें स्ट्रैटेजी के साथ काम करना होता है कि भई मुझे एग्ज़ाम में ये मार्क्स लाने हैं, ये सब्जेक्ट में मेरा ये टारगेट है, एग्ज़ाम क्रैक करनी है, तो मुझे वो जो इंस्टीट्यूट की एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ामिनिंग बॉडी है, उसके रूल्स के हिसाब से, तो वो स्ट्रैटेजी वो डिसाइड कर सकता है। लेकिन पढ़ाई फर्स्ट टाइम पढ़ाई करते वक़्त वो ये सोचेगा कि इसमें से एग्ज़ाम में कितना आएगा, वो सोच के पढ़ाई करेगा तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती है। और तीसरी एक गलती जो बच्चे कर रहे हैं, आपने मुझे बोला 3 में सम अप करना है तो हाँ। मैं 3 में ही सम अप करता हूँ। तीसरी गलती उसकी ये है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एग्ज़ाम के 1 महीने पहले या 15 दिन पहले वो एग्जाम के लिए सीरियस होता है और पढ़ाई शुरू करता है। कॉमर्स का स्टूडेंट, हुँ। कॉमर्स के स्टूडेंट को पहले दिन से थोड़ी-थोड़ी पढ़ाई करनी है और एग्जाम के दिन डेफिनेटली धुरंधर मूवी देखने वो जा सकता है। वो थोड़ी-थोड़ी करेक्ट। पढ़ाई हर रोज करे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, यहाँ कंसिस्टेंट पढ़ाई की ज़रूरत है। तो इसीलिए मैंने वो फ़ॉर्मूला दी RRR, बस इससे पूरा काम हो जाएगा। अदरवाइज़ वो एग्ज़ाम के अगले दिन आराम से मूवी देख सकता है, कोई भी एग्ज़ाम हो। उसको रिकवर करने का पहले से स्ट्रैटेजी बना के चले, उसके वीक टॉपिक कौन से हैं, मीडियम लेवल के टॉपिक कौन से हैं, स्टार टॉपिक कौन से वो पता है, तो उसका रिवीज़न का शेड्यूल भी अच्छी तरीके से बना पाएगा, एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी भी बना पाएगा। बस उसको रेगुलर वे से स्टडी करना है। और जब वो अकाउंट्स में, मैं बच्चों को बोलता हूँ कि जभी भी वो अकाउंट का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो ज़्यादातर उसको बॉक्सेस बनाने होते हैं। तो प्रैक्टिस के वक़्त वो सब छोड़ देता है, वो एग्ज़ाम में कर लेगा, तो मैं बोलूँगा कि वो मत करो। प्रैक्टिस की जो नोटबुक है वो ऐसा समझो कि एग्ज़ाम एग्ज़ाम की ही जो है। आंसर शीट है वही है। वही प्रेज़ेंटेशन करो, मतलब जिस तरीके से, मतलब प्रिपरेशन पुअर होगी तो परफ़ॉर्मेंस पुअर ही होगा, ये फ़िक्स है। तो अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो और काम हो जाएगा। तो बच्चों को मैं यही बोलूँगा कि ठीक से पढ़ाई करो, रेगुलर पढ़ाई करो, कंसिस्टेंट पढ़ाई करो। करेक्ट। आपका कहने का मतलब है कॉमर्स में कंसिस्टेंसी नहीं तो सक्सेस नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सर, जब कोई स्टूडेंट कॉमर्स स्ट्रीम लेता है, तो उसके बाद उसके पास क्या-क्या ऑप्शन रहते हैं? ये सभी पेरेंट्स का और बच्चों का, मतलब उनका दिल का सवाल यही है जो आपने पूछा। ज़्यादातर समझ क्या है कि कॉमर्स में तो कुछ ऑप्शंस ही नहीं है। कॉमर्स के बाद बच्चा बीकॉम, एमकॉम करेगा और बहुत अच्छा है तो सीए, सीएस, सीए में करेगा। बाकी के बच्चों को करने के लिए कुछ है ही नहीं, जो कुछ मीडियोकर है या बिलो एवरेज है। तो कॉमर्स स्ट्रीम में गिने-चुने ऑप्शन है,
इसलिए लोग कॉमर्स में नहीं जाएंगे ऐसा सोचते हैं। मैं बोलूँ ये मीथ है, बहुत बड़ा मीथ है। कॉमर्स इज फॉर ऑल, यू कैन से फॉर एवरीवन। जैसे कि बच्चा 11th-12th कॉमर्स की पढ़ाई करता है, 12th के बाद करियर ऑप्शंस क्या-क्या है। तो देखो बच्चे को अपने करियर को इस तरीके से सेट करना है कि वो किस लेवल का बच्चा है। हो सकता है कि कोई बहुत अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा है, काम भी बहुत अच्छा कर सकता है, सब्जेक्ट का इन डेप्थ नॉलेज भी है, तो उसके लिए क्या-क्या ऑप्शंस है। कोई मीडियोकर बच्चा है या फिर बोलो कि बिलो एवरेज है, पढ़ाई तो वो कर रहा है, लेकिन वो लेवल की एक्सपर्टाइज वो सब्जेक्ट में उतनी नहीं है, लेकिन हाँ, समझदारी है ठीक-ठाक, जैसी हमेशा बाकी 1 लेवल और 2 लेवल के बच्चे होते ही है ये। तो उसके पास क्या ऑप्शन बचेंगे? तो मैं हमेशा ये बोलूँगा कि अपने करियर को स्ट्रैटेजी के साथ शेप करो। जैसे कि अप टू 12th तो सबको पढ़ना ही है। ड्यूरिंग 11th-12th क्या स्ट्रैटेजी कर सकते हैं वो देखते हैं, लेकिन आफ्टर 12th क्या हो सकता है, पहले इसकी बात कर लें। तो 12th के बाद उसको इस तरीके से सोचना चाहिए कि एक कोर्स ऐसा है जिसको बोलेंगे बैकबोन, मतलब हम अपनी लैंग्वेज में समझाते हैं बच्चों को, जिसको बोलेंगे यूजीसी रिकॉग्नाइज कोर्स, जिसमें उसका डिग्री कवर होगा, बैचलर डिग्री कवर होगा। फिर वो बैचलर डिग्री के तौर पर बीकॉम कर सकता है, बीबीए कर सकता है, या फिर मानो कि वो ह्यूमैनिटीज में जाना चाहता है तो बीए भी कर सकता है। तो एक होता है कि भाई उसको यूजीसी रिकॉग्नाइज कोर्स कहीं ना कहीं उसको एनरोल करना है। अब बच्चे 2 कैटेगरी के हैं, ये बैकबोन है तो ये सबके लिए कोर्स कंपलसरी है। जो फर्स्ट कैटेगरी में है, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उसको अलोंग विथ बीकॉम वो कई सारे प्रोफेशनल कोर्स में भी एनरोल हो सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्स जैसे हम बोल सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी या कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, ये 3 गवर्नमेंट हमारी इंडियन गवर्नमेंट के एनेक्टेड जो लॉज है उसके हिसाब से बनाए हुए 3 कोर्स है। इसके अलावा यूएससीपीए है, यूएससीए में है, एक है एसीसीए, ये 3 इंटरनेशनल कोर्स है। एक इंटरनेशनल कोर्स है सीएफए, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ये सभी कोर्स अलोंग विद ग्रेजुएशन हम कर सकते हैं साइड बाय साइड। और ऐसा भी है कि किसी एक कोर्स ने आप में आपने अच्छा सा काम किया हुआ या कोई कंप्लीशन किया है तो किसी और कोर्स में 3-4 पेपर या कुछ पेपर में एग्जाम्शन भी मिल जाता है, तो मल्टीपल प्रोफेशनल कोर्स की डिग्री उसके साथ आ सकती है। वो चार्टर्ड हो सकता है अलग अलग जगह पर। इसको इसके साथ साथ और भी है, जैसे कि कोई बोलो एक्चुरियल साइंस में जाना चाहता है तो वो भी कर सकता है। मान लो कोई मैनेजमेंट में जाना चाहता है तो 12th के बाद ये भी एक ऑप्शन है अब, जो बैकबोन पर एक कोर्स यूजीसी वाला कोर्स भी कवर करता है और मैनेजमेंट भी हो जाता है। जैसे कि पहले क्या होता था कि इंडिया की टॉप नॉच इंस्टीट्यूट या मतलब वर्ल्ड रिकॉग्नाइज जिसको हम बोलते हैं आईआईएम, तो वहां पढ़ना है तो आपको आफ्टर ग्रेजुएशन कैट देके जाना पड़ेगा, कॉमन एडमिशन टेस्ट कंपलसरी था। अभी भी कैट तो है ही, लेकिन बच्चों को 12th के बाद सीधा आईआईएम में जाना है तो आज आईआईएम्स के डोर्स ओपन है। लास्ट ईयर तक 5 आईआईएम ऐसी थी जो बीकॉम सॉरी बीबीए और एमबीए का कंबाइन मतलब इंटीग्रेटेड कोर्स प्रोवाइड करते थे। इस बार से 10 ऐसे आईआईएम है जो इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफर कर रही है। इसके लिए हमें एक आप बोल सकते हो एंट्रेंस एग्जाम आईपी मेट देनी है। आईपी मेट एग्जाम भी दे सकते हैं, मतलब ये मैं इंटेलिजेंट बच्चों जो की बात कर रहा हूँ कि वो लोग आईपी मेट की एग्जाम देके आईएम रोहतक, आईएम इंदौर, जम्मू, ऐसे कई जगह पर वो जाके मतलब 10 आईएम ने ऑफर किया हुआ है। उसमें 3 साल में बीबी होगा और बाकी के 2 साल में एमबीए, 5 साल का आईएम का इंटीग्रेटेड कोर्स है। तो बहुत अच्छे बच्चों के लिए ये ऑप्शंस भी हो गए। मैंने बोला एसीसीए कि ये सब जो इंटरनेशनल कोर्स है, सीए में, यूएससीए में, यूएससीपीए, ये इंडिया में बैठे-बैठे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंडिया में से वो ऑनलाइन एग्जाम भी दे सकते हैं और उनके लिए वर्ल्ड ओपन है, जो इस तरीके का अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं उनके लिए। अब ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं कि जो वो लेवल तक नहीं जा सकते,
लेकिन हाँ ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग है, काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेज ऐसे करने चाहिए। लाइक उसका इंटरेस्ट किस में है? जैसे मान लो कि वो कि ई कॉमर्स में काम कर सकता है, करेक्ट। ग्राफिक डिजाइनिंग में काम कर सकता है, कंटेंट क्रिएटर भी बन सकता है, फोटोग्राफी में उसका इंटरेस्ट है तो वो कर सकता है, म्यूजिक, डांस, ऐसे अपने हिसाब से, या होटल मैनेजमेंट, या आप समझ के चलो कि भाई एविएशन मैनेजमेंट, ये सब ग्रेजुएशन के साथ एक्स्ट्रा स्किल सेट डेवलप करने वाले कोर्सेज है। तो ग्रेजुएशन को छोड़ के तो नहीं करना है, वो यूजीसी वाला बैकबोन कोर्स तो करना ही है, साइड में ये स्किल डेवलप कर ले। अब इससे क्या होगा कि कॉमर्स का स्टडी उसको ये स्किल डेवलप करने के बाद जो भी वो काम करेगा, बिजनेस करेगा या अपना खुद का सेटअप लेगा या कहीं और जाके काम करेगा, लेकिन ये स्टडी उसको काम आएगा वहां पर भी। करेक्ट। तो कॉमर्स में जो बच्चा जा रहा है उसको करियर ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बस उसको प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए और अच्छी तरीके से उसको अपना करियर शेप करना है। अपनी एबिलिटी के हिसाब से वो ये काम अच्छा कर सकता है, और इसके लिए जो भी मेंटरशिप ये सब चाहिए, तो अब तो वर्ल्ड इज ओपन, बहुत सारा उसको ऑफर मिल सकता है, कई सारी जगह पर से बहुत उसको बढ़िया, उसके बहुत लिए बढ़िया। मेंटरशिप भी मिल सकती है। तो आपका कहने का मतलब कॉमर्स में ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, अवेयरनेस कम है। बिल्कुल सही कि पब्लिक को पता नहीं है कि ये सिचुएशन है, अवेयरनेस की जरूरत है। सर एक कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में आपने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की, जितने हमारे जो पेरेंट्स दर्शक हैं वो सुन रहे हैं, तो कॉमर्स स्ट्रीम के बाद या स्ट्रीम चुनने में पेरेंट्स को क्या ध्यान रखना चाहिए? देखो, पेरेंट्स को मान लो कि कॉमर्स स्ट्रीम चुनते वक्त ये देखना चाहिए कि वो अपने बच्चे को कहाँ जाके कॉमर्स में पढ़ाने वाला है, कौन सी मेंटरशिप वो ले रहा है, अच्छे टीचर, अच्छी इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन भी बहुत ज़रूरी है कॉमर्स में। क्योंकि कॉमर्स के लिए पढ़ाई के ऑप्शंस अक्रॉस द गुजरात बहुत सारे हैं, लेकिन अच्छी पढ़ाई जो है वो गिने चुने जगह पर मिलती है, तो थोड़ा ये दिक्कत है। उसके साथ साथ मैं ये बोलूंगा कि भाई जब भी आप स्ट्रीम सिलेक्ट करो तो पहले 3 महीने बच्चों को पढ़ाई का उतना प्रेशर मत दो, मतलब नेचुरल वे से उसको आगे बढ़ने दो। 3 महीने वो पढ़ाई करेगा, एक दो एग्जाम वो लिखेगा 11 स्टैंडर्ड में, फिर उसका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट कौन सा है वो पता चलेगा। उसके बाद उसको आगे कहाँ जाना है वो सोच सकता है कि ये लेवल पर मैं काम कर सकता हूँ। उसके लिए भी अच्छा टीचर या अच्छा मेंटर उसको मिले वो जरूरी है। और अभी तो प्रोफेशनल मेंटर्स भी है, कहीं जाके बच्चे का काउंसलिंग भी वो करवा सकते हैं, करियर ओरिएंटेड जो भी करना है। तो मेरे हिसाब से मैं इतना बोलूंगा कि शुरुआत अच्छी हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब यू कैन से वेल बिगिन इज हाफ डन। तो इसी सिस्टम में मैं बोलूंगा कि बच्चे को जब शुरू करे तो कोई ज़्यादा प्रेशराइज मत करो, उसको नेचुरल वे से पढ़ने दो, फिर उसके इंटरेस्ट का एरिया पता चलेगा, उस हिसाब से उसका करियर डिसाइड कर सकते हैं। और वो जो करियर है उसके लिए ज़रूरी कौन से स्किल सेट है, किस तरीके के उसकी स्किल डेवलप करनी चाहिए, और वो 11-12 के दौरान भी हो सकती है। जैसे मान लो कि उसको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की ज़रूरत है, तो उसकी लैंग्वेज पर इम्प्रूवमेंट करवा सकते हैं, क्योंकि 11-12 में पढ़ाई का बर्डन वो लेवल का नहीं होगा जो यूनिवर्सिटी लेवल पर जाएगा। करेक्ट। तो उसको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, या हो सकता है कि उसको योगा, मेडिटेशन में भी इंटरेस्ट है, तो हो सकता है कि ये पढ़ाई के साथ-साथ वो करे तो वो पढ़ाई में भी हेल्पफुल होगा, ऐसी चीज़ें। म्यूज़िक में किसी को इंटरेस्ट है तो वहाँ भी वो काम कर सकता है। तो बच्चे को प्रेशराइज नहीं करके उसकी नेचुरल स्किल को डेवलप होने देना, यही मैं पेरेंट्स को बोलूँगा कि इतना आप और बच्चे पर भरोसा रखो। हमारे बच्चे हैं, हो सकता है कभी कुछ गलतियाँ करेंगे, लेकिन हाँ, वो गलतियों से सीखेंगे भी सही, और उतना हम उनको प्रेशर ना दें कि वो गलती करने पर मजबूर हो जाए। करेक्ट। हाँ, गलती से गलती हो जाए
तो उसको माफ कर दो, बात सही है। लेकिन ठीक है, मेरे हिसाब से उसको स्किल सेट डेवलप करने के लिए टाइम देना चाहिए, और 11-12th में भी पहले 2-3 महीने तो उसको नेचुरल वे पर ही पढ़ाई करने देनी चाहिए, बाद में उसके स्किल सेट पर काम कर सकते हैं। तो आपने कहने का मतलब है सही टीचर मिल गया तो समझो आधा फ्यूचर सिक्योर हो गया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद भाविक सर, आपने हमारी ये चैनल के माध्यम से स्टूडेंट और पेरेंट्स को कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में बहुत बढ़िया गाइडेंस दिया। आपकी ये डिस्कशन की वजह से कई स्टूडेंट और पेरेंट्स की कंफ्यूजन दूर हुई होगी, सही स्ट्रीम चुनने में उनको एक प्रॉपर जो गाइडेंस है वो गाइडेंस आपने दी। हमारी चैनल में आप आए उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। मैं हूं डॉक्टर दिलीप गोहिल, आप देख रहे हैं माय एजू मित्र टॉक सीरीज। थैंक यू वेरी मच।